हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रेनू वशिष्ठ एंड आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस तरीके से गिवन है। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये रहेंगे पीएचडी के एंट्रेंस के क्वेश्चन है, सीयूसीईटी के। होप कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। तो चलिए जो है कौन सी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, और लेट स्टार्ट। चलिए जी। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। इसको कैसे करेंगे, रेशनलाइज कर दे। अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस, एक काम करो, रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो क्या करेंगे, ये दे रखा है हमें 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से मैंने रूट एन को कॉमन ले लिया। यहाँ से लेने के बाद ये बचा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन माइनस में 1। ठीक है। अब एक काम करो, कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। आई होप आपको आते हैं कैसे, कि वीएन सीरीज ले लो, दैट इज 1 बाई अंडर रूट एन। और ये क्या है हमारी यूएन, तो यूएन डिवाइड बाई वीएन करेंगे, क्या आएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस में 1 बाई में एन माइनस में 1। आएगी कि नहीं आएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो जरा एक बार। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगी, 1 माइनस 1 जीरो, 1 बाई जीरो क्या आएगा, इन्फिनिटी। देखो कंपैरिजन टेस्ट की एक मॉडिफाई फॉर्म होती है, वही लगेगी। इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू, और ये क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सॉरी, ये क्या है, डाइवर्जेंट। ये क्या है, वैल्यू इन्फिनिटी है, और ये डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो आपकी जो यूएन है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है ये आपकी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कन्वर्जेंट सीरीज, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। -1 की पावर एन लोग एन, आपको पता है कि कोई भी सीरीज हमारे पास होती है -1 की पावर एन लोग एन दे रखा है। तो हमें पता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जो यूएन होता है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो 0 को जा ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोग एन डिवाइड बाई में एन क्या होता है, अब देखो, लोग एन डिवाइड बाई में एन, इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ यहाँ करा देती हूँ। ठीक है, आपको पता तो है, वहां पे लिखा हुआ है log n डिवाइड बाई में n। एंड आपके लिए सीरीज एक और लिख रखी है जो कि दे रखी है, देख लो यहाँ पे, साइन n डिवाइड बाई में n स्क्वायर। ठीक है, इन दो सीरीज के बारे में और पता लगाना है आपको। साइन n डिवाइड बाई n स्क्वायर किससे लेस हो जाएगी, 1 बाई n स्क्वायर से। अब ये क्या होती है, कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। log n डिवाइड बाई में n, आपको पता है कोचीज इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं, तो log x डिवाइड बाई में x इंटू डी एक्स, पुट करते हैं किसको, log x को क्या, t। तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाना है, dt। ठीक है, तो 1 बाई डी एक्स डी टी हो जाना है, और ये t dt। अब ये क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई में 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी लेोगे, तो log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या रहेगी आपकी, सीरीज क्या रहेगी आपकी, डाइवर्जेंट। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, जिसमें हमें केवल यही बताना था कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि ये आई होप आप सभी को विजिबल होगा ना अच्छे से। ठीक है, अगर ना हो तो प्लीज कमेंट में बता देना कि कोई चीज अगर आपकी मिस आउट हो रही है, तो मैं उसको आगे वाले वीडियो में इंप्रूव करूंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि एफ आपके पास एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर के ऊपर, एक कंडीशन दे रखी है आपकी, क्या, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, जो भी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन आर। fx is equal to 0 has a positive solution if f0 is equal to 0, f dash 0 is equal to 0, fx is equal to 0 has no positive solution and it has no positive solution if these particular conditions are followed। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि fx हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सच दैट f डबल डैश x जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो आप कुछ इस तरीके का, आपको ये वाली कंडीशन देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि हमें तो कुछ इस तरीके का फंक्शन लेना है। या तो हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, या तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं, या तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं। इस तरीके का फंक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कि मैंने सबसे पहले ये वाला फंक्शन लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कंडीशन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस ऑन आर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस और नो है।
ठीक है, और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, और जब कभी भी एक्स इज इक्वल टू 0 0 आएगा तो ये तो पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है, ये तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशन है। पता है ना आपको, जीरो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं बी ऑप्शन की, जो कि क्या कहता है, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन if f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 0। सेम एग्जांपल इसके लिए वर्क करेगा, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर लिया, एफ जीरो के ऊपर क्या दे रहा है, 0, एफ डैश एक्स आपने किया, क्या आया, 2x, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन अगर एफ जीरो इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 ग्रेटर देन 0। अब ये कहता है कि हमारा जो डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इस तरीके का फंक्शन ले लो, ये वाला फंक्शन ले लो। देख रहे हो आप, आई थिंक यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एफ जीरो के ऊपर 0 है, लेकिन एफ डैश एक्स करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 1, और 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1, और 1 क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ कि एफ डैश 0 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, और एफ जीरो इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स प्लस 1, जब कभी भी हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो एक तो 0 रूट मिला, एक -1 रूट मिला। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहता है f(x) इज इक्वल टू 0 हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो ये दो तो हमारे गलत हो गए थे, इसकी कुछ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वी आर नॉट श्योर। अब बात करते हैं f(x) इज इक्वल टू 0 हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ f(0) इज इक्वल टू 0 एंड f' 0 लेस देन 0 है। तो एक काम करो, यहाँ पे प्लस x लिया था ना, यहाँ पे -x ले लो। क्या करोगे आप, देखो आपने क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स। मुझे बताओ x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या कहते हैं, एफ जीरो इज इक्वल टू 0 है एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो है 2x माइनस में 1 है। अब देख रहे हो एफ डैश 0 इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। अब मुझे बता दो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करता है, और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 भी है। बट ऑप्शन में कहते हैं कि इट हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, जबकि इसके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन है, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट वाला, सी ऑप्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अभी बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हुए तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेंगे। बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, इसमें कहते हैं कि कौन सा रियल वैल्यू फंक्शन जो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 1 के ऊपर। तो मुझे बताओ कि 0 1 के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देखते हैं, अगर ओपन इंटरवल है तो उसकी एंड पॉइंट्स पे लिमिट चेक करते हैं ना। अब देखो आपका फंक्शन क्या क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है यूसी है किसके ऊपर, 0 1 के ऊपर। फंक्शन दे रखा है 1/x, साइन x डिवाइड बाई में x, और साइन ऑफ 1 में x, एंड फोर्थ क्या दे रखा है, कोस x डिवाइड बाई में x। ठीक है जी, अब देख लो 0 और 1 दोनों पे क्या करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को देखेंगे कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। देखो जी, सबसे पहले हमने देखा 1/x, तो 1/0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने देखा साइन 1/0, 1 साइन इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ना तो ये एग्जिस्ट करता ना ये करता। कोस x डिवाइड बाई एक्स, कोस 0 डिवाइड बाई 0, कोस 0 तो 1 होता है, 1/0 इंफिनिटी, ये भी नहीं एग्जिस्ट करता। साइन x डिवाइड बाई में x क्या होगा, ये तो हमें पता है। देखो 1 के ऊपर लिमिट देखी, साइन 1/1, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, और x टेंस टू 0, साइन x डिवाइड बाई में x कैसे करते हैं, इसको बताओ। साइन x डिवाइड बाई x एल हॉस्पिटल लगाते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है, तो साइन x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस x, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो कोस 0 क्या हो जाएगी, 1, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट उठा लो, उनके बीच में तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आपका कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
अब बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट एस ऑन टू द सेट टी। अब देखो, इन्होंने ये बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता एस ऑन टू द सेट। अब ऑन टू बोल रहा है ना, यानी कि उसकी पूरी की पूरी रेंज क्या होनी चाहिए, टी के इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता ही होगा, एक दो रिजल्ट है, एक दो रिजल्ट है, और वो रिजल्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होती है आपकी, दो रिजल्ट तो आपको 100% याद होने ही होने चाहिए। क्या? कि वो कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट के अंदर कन्वर्ट, मतलब यानी कि कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट सेट के अंदर मैप करता है। और सेकंड क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई कनेक्टेड सेट है तो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्या करती है, कनेक्टेड को कनेक्टेड के अंदर सेंड करती है। केवल मुझे दो रिजल्ट पता है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब मैं गई अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में मैंने देखा सबसे पहले ये वाला ऑप्शन उठाया, तो ये ओपन है, तो ये भी क्या है, ओपन है। ठीक है, ये ओपन है, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन भी बोल सकते हैं। ये आर है और ये ओपन है। अच्छा मुझे बताओ, एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ओपन को तो ओपन में मैप कर सकती है ना। कई बार हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 MCQs है, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है। तो आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन कई बार नहीं भी पता होता है तो आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो। कैसे? देखो, ये क्या आपका क्लोज है और कॉम्पैक्ट है, बताओ तो जरा मुझे, क्लोज भी है और कॉम्पैक्ट भी है। कौन है? क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। ठीक है, अब लेकिन जो आर है वो क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जब एक ऑप्शन मुझे मिल ही गया तो इसका मतलब यही है ना कि बाकी के ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट ही होंगे, क्योंकि मुझे क्या पता है कि कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कई बार हमेशा ध्यान रखना, ये जो नो वाले होते हैं या फिर इनकरेक्ट वाले होते हैं या फिर फॉल्स होती हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा गलती करके आता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले, आपकी टिप्स नंबर 1 यही रहेगी कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, ठीक है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि X क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है और A इज अ सबसेट कनेक्टेड सेट है विद एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट इन A। मुझे एक बात बताओ, एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा और वो रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कनेक्टेड सेट है, ये आपकी रियल लाइन है, कनेक्टेड सेट, इसके अंदर या तो यूं का यूं इंटरवल होता है, या तो ओपन इंटरवल होगा, या तो क्लोज इंटरवल होगा, या तो फिर एक सिंगलटन पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर आपका कनेक्टेड है तो उसके अंदर हमारी दो ही पॉसिबिलिटी आती हैं, और वो दो पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, या तो वो सिंगलटन होता है या फिर वो अनकाउंटेबल होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो सिंगलटन है, इन्होंने नहीं दिया हुआ ना, इन्होंने तो ये बोल रखा है कि ए के पास है ना दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि अगर वो कनेक्टेड है, अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है प्लस में अगर वो कनेक्टेड है, तो सीधा सा मतलब है कि उसके पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी इंटरवल के पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 56 है, जो कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है 1 1 1 1 2 3 -1 5 1 2 -k 4 where k belongs R has an infinite number of the solutions। अब एक काम करो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम वहां पे लिख लेते हैं, और फिर इन्होंने बोला कि इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k। एक काम करें, मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। देखो, 1 1 1 और क्या दे रखा है 1। ठीक है, सिस्टम हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद 2 3 -1 5, क्या दे रखा है 2 3 -1 5। अब देखना क्वेश्चंस को करने का तरीका, 1 2 -k 4 1 2 -k 4। ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये आपके पास एक सिस्टम बन गया ए ऑगमेंटेड बी। अब आपने ए एक्स इज इक्वल टू बी आपका सॉल्यूशन होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर हमें क्या देखना होता है, हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। एक हम रैंक मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है,
एक हमारे पास क्रैमर्स रूल होता है जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं, एक हमारे पास डेटर्मिनेंट मेथड भी होता है। तो देख रहे हो आप, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास एक से ज्यादा मेथड्स पॉसिबल होते हैं। अब ये देखना आपको है कि आप किस तरीके का क्या यूज करने वाले हैं, कौन से वाला मेथड आप यूज करोगे ताकि आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाए, कम टाइम में हो जाए। पता है क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जीतता कौन है, वही जो उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं। 1 1 1 है, इसको रो रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 minus 2 is equal to 0, 3 minus 2 1 है, -1 minus 2 -3 है, एंड 5 minus 2 is 3, 1 minus 1 0 है, 2 minus 1 is equal to 1 है, और माइनस के -1 है, और 4 minus 1 3 है। अब मुझे बताओ, देखो सेकंड और थर्ड रो बिल्कुल इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कब, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो वही काम करते हैं यहाँ पर भी। अब देखो इस रो को पूरी की पूरी रो जीरो हो जाएगी आपकी, कैसे, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस में R3, आपको क्या मिल जाना है, 0 0। अभी देखो माइनस के -1 प्लस में 3 हो जाएगा, और 3 minus 3 0। अब ये पूरी की पूरी रो जीरो होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी चाहिए। और ये पूरी की पूरी जीरो कब होगी, जब ये वाली जीरो होगी और ये वाली जीरो होगी, कब, जब माइनस के प्लस 2 जीरो होगा और के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर के इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन के आंसर का पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहते हैं कि द नंबर ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1 + 1 by n। सीधी सी बात है, जब कभी भी इस तरीके का सेट आपको गिवन है कि 1 प्लस में 1 बाय में n, या फिर 1 बाय n, तो जहां पे ये प्रोसीड करता है ना, वही उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। अगर सेट ऐसा होता 1 बाय n सच दैट n बिलोंग्स नेचुरल, तो ये कहाँ कन्वर्ज करता है, 0। तो 0 इसका क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट। 1 + 1 by n है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1। अब आप बोलोगे मैम ये 1 लिमिट पॉइंट कैसे होता है, आज तक ये नहीं समझ आया। तो देखो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिमिट पॉइंट को ही हम क्लस्टर भी बोलते हैं, है ना, या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। अब इन पॉइंट से आप क्या समझना चाहते हो, अरे मैम बहुत ही आसान है, तो बता दो बहुत ही आसान है। तो देखो लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में बहुत सारे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएं, किसके, आपके सेट के, उसी को बोला जाता है एक्यूमुलेशन पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला 1 + 1 by n है, देखो जरा n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 है, फिर 1 + 1 by 2 है, फिर 1 + 1 by 3 है, फिर 1 प्लस, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हम 1 की नेबरहुड में पहुंच रहे हैं, और 1 की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। सेम सिनेरियो होता है 1 by n सच दैट n बिलोंग्स नेचुरल नंबर के साथ। इसमें क्या करना होता है, पहले आपके पास 1 था, फिर 1 by 2 आया, फिर 1 by 3 आया, फिर 1 by 4 आया, एंड करते 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 हमने देखा कि जीरो जो है ना, तो जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेट दे दिया जिसके अंदर 0 और 1 by n इकट्ठे दे दिए, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट आपके सेट के अंदर है, मतलब s इज इक्वल टू s क्लोजर है, मतलब कि क्लोज्ड है। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सेट। आई थिंक आज आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, क्लस्टर, एक्यूमुलेशन क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, आपके काम आए, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। हमारी पिछले वाली क्लास में मैंने गेट के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, आई होप आप सभी ने क्लासेस देखी होंगी, जिसमें मैंने बताया था कि आप गेट का फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास में मैंने आपको ये बताया कि आप गेट के फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। एक क्लास में हमने जो है गेट के सिलेबस को एनालाइज किया था, एक क्लास में हमने उसके नोटिफिकेशन को देखा था।
और एक क्लास में जिसमें हमने सिलेबस को एनालाइज किया था, वहां पे हमने ऐसे देखा था कि कैसे एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक होता है। तो यहीं पर आपके अपकमिंग डेज के अंदर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि गेट के ही रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपकी डायरेक्ट गेट के अंदर आते हैं, जो कि डायरेक्ट आपके मेथड के क्वेश्चन में डायरेक्ट जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे बताओ, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बिहाफ पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सब भी उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर क्यूब विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, आर क्यूब विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, डब्ल्यू एक ऐसा सब स्पेस है दैट इज स्पैन बाय 1 0 -1। तो इनमें से कौन सी जो है बेसिस होगी फॉर द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डब्ल्यू। अब मुझे जरा ये बता दो कि 1 0 -1 है, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाई करता है ना, उसकी बेसिस हमें निकाल के दिखानी है। इतना याद, इतना देखो, गिवन क्या है, डब्ल्यू एक सेट है जो कि स्पैन किया जाता है 1 0 -1 से। अब ये एक सब स्पेस है, ये इससे स्पैन किया जाता है, इसका मतलब इसके अंदर किस तरीके के मेंबर आएंगे, सी टाइम्स ऑफ 1 0 -1, जहां पे सी आपका बिलोंग करता है आपके फील्ड से। अगर रियल फील्ड है तो वो रियल से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा, रेशनल है तो रेशनल से बिलोंग करेगा। अब दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू, ठीक है। अब मुझे तो ये बताना है ना कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट आपका इसके साथ जीरो आए तो उस इनर प्रोडक्ट की मुझे बेसिस बतानी है, ये मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब तो मुझे करना क्या होगा मैम, बताओ। मुझे तो नहीं पता कि क्या करना है। देखो, बेसिस है, बेसिस है तो एक्स वाई जेड, क्योंकि R3 से ले रहे हैं तो इस तरीके के मेंबर आएंगे, ठीक है जी। 1 0 -1, क्या आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर हैं जो Rn से आते हैं तो वो एक्स ट्रांसपोज वाई, उनके बीच में इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। अब बात आती है मैम, ये इनर प्रोडक्ट क्या है। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, ओके जी, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, बिल्कुल जी। तो वैसे ही इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, जैसे रिंग और फील्ड भी होते हैं हमारे पास, तो उनकी भी प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कराई थी। इसकी भी नो प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी 4 होती हैं, इसकी भी 4 होती हैं, इसकी भी 4 होती हैं। तो वैसे ही इनर प्रोडक्ट स्पेस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि इस तरीके का सिनेरियो होता है, इस तरीके का सिंबल होता है जो कि V क्रॉस V से फील्ड में जाता है, जहां पे ये आपका वेक्टर स्पेस होता है, जहां पे ये आपका वेक्टर स्पेस होता है, ये फील्ड होता है। तो ये एक फंक्शन होता है जो कि V क्रॉस V से F में डिफाइन किया जाता है, सच दैट ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उस तरीके को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। लेकिन अभी के लिए अगर सपोज करो आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता कि इनर प्रोडक्ट स्पेस किसे कहते हैं, लेकिन आपको बेसिस निकालनी है, तो इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो कि R3 है तो उसके अंदर एक्स वाई जेड आएंगे, और ऑर्थोगोनल का नाम ले दिया तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी दो वेक्टर है तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। अब वो प्रोडक्ट कैसा कर दो, इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो एक्स वाई जेड 1 0 -1 इज इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट कर दो। मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू जेड। अब देखो, मैंने क्या लिया था, एक्स वाई जेड, लेकिन मुझे तो मिल गया एक्स वाई एक्स। अब इसकी बेसिस कैसे लिखते हैं, एक बार x को 1 ले लो, y को 0 ले लो, और एक बार x को 0 ले लो और y को 1 ले लो, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहीं पे लिख देती हूँ। देखो, x को 1 लोगे, y को 0 लोगे तो आपको मिलेगा 1 0 1, और इसको 0 लोगे, इसको 1 लोगे तो ये मिलेगा। अब आज ऑप्शन के ऊपर दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट। बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। अरे मैम, ये क्या कहता है, कहता है रो स्पेस है, 20 क्रॉस 50 की एक मैट्रिक्स है, 20 क्रॉस 50 की एक मैट्रिक्स है, उसकी डायमेंशन 13 है। अब मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है, तो आपको बताना है ए एक्स इज इक्वल टू 0 की डायमेंशन कितनी है। तो सुनो मेरी बात बड़े ही ध्यान से, देखो, आपको दे रखा है कि 20 क्रॉस 50 की एक मैट्रिक्स है, तो ये एक्स है, इज इक्वल टू 0 है। सिनेरियो कैसे होता है,
50 क्रॉस 1 होता है, तभी तो यहाँ पे 20 क्रॉस 1 बनेगा। अब देखो क्या पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, 20 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 1, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैम 3 वेरिएबल होते, 4 होता तो 4 वेरिएबल होते। अब अगर 50 है तो कितने वेरिएबल होंगे, 50 वेरिएबल होंगे ना। अब इसके रो स्पेस है, रो स्पेस की डायमेंशन आपको पता होगा, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपने ये रिजल्ट रीड किया होगा कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब तीनों इक्वल होते हैं, अब लेकिन डायमेंशन तो मुझे दे रखी है, कितनी है, 13 है, लेकिन वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, 50 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात है, देखो 1 2 0 है, 0 1 0 है, 0 0 0 है, एक्स वाई जेड है इज इक्वल टू 0 0 0 है। जरा बता सकते हो कि ये एक मैट्रिक्स है ए और इसकी रैंक है 2, ठीक है, और इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी और x की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन जो z है ना, z आर्बिट्रेरी रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, मतलब इस सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन 1 है। कैसे पता चला डायमेंशन 1 है, क्योंकि आपके पास क्या था, आपके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे नलिटी 1 है। अब वही पॉइंट यहाँ दे रखा है, देखो रो स्पेस की डायमेंशन दे रखी है 13, रो स्पेस की डायमेंशन 13 दे रखी है, तो मुझे बतानी है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस Ax इज इक्वल टू 0। अब रो स्पेस का मतलब है रैंक, ठीक है, तो आपको रैंक दे रखी है ना 13। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रैंक कितनी है 2, लेकिन वेरिएबल कितने हैं 3 है ना, तो अगर मैं नलिटी यहाँ पे निकालू, यानी कि कितने डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप यूज कर सकते हो 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 37, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, बाकी के क्वेश्चन फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि ए और बी दो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, हमेशा कर सकते हो रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी। अब कैसे, अब इक्वल भी हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल हो सकती है, लेकिन ये क्या है, जनरलाइज रिजल्ट है, ऑलवेज नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 1 0 0 1 है, ठीक है, और ये -1 0 0 -1 है, देख लो अब एग्जाम्पल खुद ही देख लो, इसकी रैंक कितनी है 2 है, लेकिन इसकी रैंक भी कितनी है 2 है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 0 0 0 आ जाएगी, लेकिन अब इसकी रैंक कितनी, इसकी तो रैंक 0 है। अब आ जाओ इन एग्जाम्पल पे, ये क्या कहता है, कहता है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, इज इट ट्रू, नो जी। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो रैंक ऑफ ए तो 2 है, रैंक ऑफ बी भी 2 है, लेकिन रैंक ऑफ ए प्लस बी तो 0 है, तो ये भी नहीं ट्रू हुआ, ये भी नहीं ट्रू हुआ, ये ट्रू है। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैक्सिमम, ना जी, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये 0, तो देखो देखा कैसे एक एग्जाम्पल ने आपके तीनों ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर दिया और एक आपका करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन थे अभी मैं बता देती हूँ कि ये किस चीज के क्वेश्चन थे आपके, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सो दैट आप टाइम से क्लास को देखें। देखो ये जो क्वेश्चन थे ये थे आपके CU CET PhD एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे PhD एंट्रेंस के क्वेश्चन हो, या फिर गेट के क्वेश्चन हो, या फिर नेट के क्वेश्चन हो, या फिर जैम के क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर कोई भी CU CET के क्वेश्चन हो जो कि हम MSc बेस्ड एंट्रेंस होता है, ठीक है जी, इन सभी के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस होता है आपका, क्या होता है, कॉमन सिलेबस होता है। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करके देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है। अगर नहीं होता देन प्लीज सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे मिलेंगे, इसी जगह पे मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। क्लासेस में रेगुलर बने रहिएगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।